और खबर चलती है कि माफिया ब्रदर्स का अंत। भैया न्यायालय बंद कर दो। भारत में कोर्टों में, चाहे लोअर कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हजारों करोड़ रुपया न्यायालय की व्यवस्था के ऊपर क्यों खर्च कर रहे हैं? अगर फैसला ऑन द स्पॉट और बंदूक की नोक पे होना है तो मैं समझता हूं न्यायालय की कोई जरूरत नहीं है। क्यों आपके और हमारे कमाई का पैसा हम टैक्स में इन लोगों को दे रहे हैं? फैसला तो ये खुद ही कर लेते हैं। अभी हम बाबा साहब के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, खास तौर से इस गांव में रहने वाले हमारे पिछड़ा वर्ग के साथियों को मैं बोलना चाहता हूं कि भैया एससी और एसटी का आदमी तो जाग चुका है, अब पिछड़े वर्ग के लोगों की बारी है, आप भी जागो। अगर अभी नहीं जागे तो तुम्हारे आने वाली नस्लें तुमको माफ नहीं करेगी। हर कोई व्यक्ति चाहता है, हम बीच में आए थे यहाँ पे हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के उपलक्ष्य में। कुछ लोगों ने बोला कि भैया बारिश में 3-3 दिन तक पुलिया जाम रहता है, हमारे बच्चों को जब ये पुलिया के ऊपर पानी आ जाता है तो यहाँ से जाने के दूसरे भी रास्ते हैं, परंतु हमारे स्कूली छात्रों को आने जाने में भारी तकलीफ उठाना पड़ता है। तो अगर कभी आपके हाथ में सत्ता आई तो क्या पुलिया बनाओगे? पुलिया की चिंता क्यों है? क्योंकि हम हर कोई जो इस मंच पे बैठा है वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहता है। शिक्षा क्यों देना चाहता है? ताकि स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसी बड़े महान महाविद्यालय में, महान संस्थान में उसका प्रवेश हासिल करने में वो कामयाब होगा और आगे चल के अच्छी सरकारी नौकरी अर्जित करेगा या अच्छा उसको व्यवसाय के समान अवसर मिलेंगे। मैं आज दोपहर में सिवनी गया था, वहां पे मैंने पढ़ा एक दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में संविधान की उद्देशिका लिखी थी, सभी को पर्याप्त समान अवसर मिलना चाहिए। हो क्या रहा है बताइए? आप यहां से बगल में कोई भी सरकारी ऑफिस में जाना, आधे शासकीय कर्मचारी आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाते हैं। सरकारी क्षेत्र को धीरे धीरे खत्म करने की साजिश रची जा रही है। जब सरकारी क्षेत्र खत्म हो जाएगा, सरकारी संस्थान खत्म हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हमको जो आरक्षण की सुविधा मिली है, आरक्षण क्या है? हमारा प्रतिनिधित्व है। ये आरक्षण को खत्म करने का इन्होंने नया तरीका निकाला है। अगर सरकारी भर्तियां होगी तो उसमें प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, एससी के आदमी को, एसटी के आदमी को, ओबीसी के आदमी को। तो बोले सरकारी नौकरियों में भर्ती बंद कर दो, सीधा सीधा आउटसोर्स के माध्यम से, ठेका पद्धति के माध्यम से नौकरियां देने का काम ये लोग कर रहे हैं। साथियों, उसमें नौकरी किसको लगती है? उसमें नौकरी लगती है आरएसएस के चड्डी छाप आदमी को, जो आरएसएस की चड्डी पहन के आपके गांव में शायद लगती कि लगती, खैरलांजी में कहीं ना कहीं उनकी शाखाएं लगती होगी। मैं आपको बता रहा हूं, हालत हमारे आसपास के हालात खराब हो चुके हैं। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति थाने में जाता है और उसके साथ अगर कोई भगवा गमछा पहन करके, अगर मान लीजिए गांव में आपके मारपीट हो गई और किसी आदमी को ज्यादा मार पड़ गई और उसके साथ तो भगवाधारी नहीं गया है, जिसने मारा उसके साथ गया है, तो जिसने मारा उसकी रिपोर्ट तो लिख लेते हैं और जिसने मार खाया उसके हाथ में प्लास्टर भी लग जाए तो उसकी रिपोर्ट नहीं हो पाती। ऐसी परिस्थिति हमारे आसपास है। मैं पढ़ रहा था पेपर में कि जो व्यक्ति वहां मर्डर केस में था, हमारे बालाघाट जिले में है, 1 साल रह के गया। बालाघाट जिला, हम अपने जिले की व्यवस्था पे देखो, हमारे जिले की कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? ये जो लोग जीत के गए इनके हाथ में क्या है? उत्तर प्रदेश के गुंडा आके बालाघाट की कानून व्यवस्था पे नियंत्रण किए हुए हैं। ये बात आपको और हमको समझना पड़ेगा। पर मैं देखता हूं जो लोग 15 और 85 की बातें करते हैं, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखा, नीले कपड़े पहनते हैं, नीली टोपी लगाते हैं और जब चुनाव जीत करके जाते हैं तो वोट 15% वालों को बेच देते हैं। उदाहरण कुछ आपके सामने भी हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा।
अगर आप बाबा साहब की जयंती मना रहे हो तो ये आपकी और हमारी सामूहिक जवाबदारी है कि बाबा साहब के संविधान को हम लोग बचा करके रखें। तो इस जयंती को मनाने का कोई तुक है नहीं, तो मैं समझता हूं सिर्फ माला ही पहनाना है तो कोई मतलब नहीं है इतना बड़ा आयोजन करने का। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, मैंने देखा जयंती बाबा साहब की मनाते हैं, अभी आपके साथ चीनी वीनी में कोई कार्यक्रम हुआ कव्वाली का शायद, है ना, मुख्य अतिथि उसको मनाते हैं जो सबसे ज्यादा चंदा दे रहा है। अगर चंदा दे के तुमको कार्यक्रम कराना है तो बाबा साहब की जयंती मनाने का कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं हनुमान जयंती और रामनवमी तो मना ही लेते हैं लोग चंदा करके, कम से कम आप लोगों को उस लाइन में खड़े नहीं होना चाहिए, इन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो लोग हम लोगों को बरगला के समाज को बांट करके सत्ता में आते हैं, शपथ लेते हैं विधानसभा के सदस्य बनने के बाद संविधान की रक्षा करूंगा, भारत के संविधान को अक्षुण्ण रखूंगा। और जब आउटसोर्स से भर्तियां चालू होती है, ठेका पद्धति से चालू होती है, बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों को सरकारें बेच देती है, तो इनके मुंह से जबान नहीं खुलती। ऐसे लोगों को पहचानना पड़ेगा, तभी ये समाज बच पाएगा, तभी इस देश का सुरक्षित भविष्य रह पाएगा। साथियों, बहुत सारी बातें, चूंकि मैं आपके बीच में पहली बार आया हूं और समय की अपनी मर्यादा है, मेरे पीछे जो लोग बैठे हैं वो भी अपनी कुछ बात यहां पर रखना चाहते हैं, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो बोला ये बात आप लोग भी जानते हैं, पर इस बात को अब समझना पड़ेगा, डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा और ऐसे लोगों को समाज से, राजनीति से अलग करने का संकल्प लेना पड़ेगा ताकि इस देश का संविधान सुरक्षित रह सके। अगर संविधान सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हो, हम सुरक्षित हैं। आज आपने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाया है मेरी मां को, मैं गर्व से कह सकता हूं अगर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान नहीं बनता तो इनको कोई नहीं पहचानने वाला था, क्योंकि महिलाओं को तो पढ़ने की आजादी नहीं थी। पढ़ने का अवसर, आगे बढ़ने का अवसर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हम सभी वर्गों के लिए दिया है और आज आपकी हमारी सामूहिक जवाबदारी है कि हम संविधान को बचाएं और उसका संकल्प लें। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः आप सभी का अभिवादन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत।